Hello students, welcome back. Let's continue with the last chapter, chapter number 21, composition. So let's start. Chapter number 21, composition. इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसमें आपको एक पैसेज गिवन होता है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो आपको उस पैसेज में से फाइंड आउट करने होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर। You should keep in mind the tips to solve the passages. They are given below. तो पैसेजेस को सॉल्व करते हुए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मेन आइडिया। पैसेज को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ें और उसका जो मेन आइडिया है उसे समझें। रीड द क्वेश्चंस ऑल्सो साइड बाय साइड, और क्वेश्चंस को भी साइड बाय साइड पढ़ते रहें। आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली टू द पॉइंट एंड इन करेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल ब्रीफली दें, जितना पूछा है उतना ही दें और एकदम सही इंग्लिश में। आंसर शुड बी इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन आर आस्क्ड। जिस टेंस में क्वेश्चन हो उसी टेंस में उसका आंसर लिखें। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए। इन आवर सोसाइटी वी सी अ लॉट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल, वी शुड बी काइंड टू देम। Whatever may be the cause of their suffering, we have got to treat the handicapped with sympathy and understanding. In my instances, physically handicapped children suffer neglect and are left to themselves in their homes. This makes their life extremely sad and lonely. Our first duty is to make these children more happy and less lonely. तो यहाँ पर ये physically handicapped people के ऊपर एक पैराग्राफ है कि हमें उनके साथ कैसा होना चाहिए, हमें उनके साथ काइंड होना चाहिए। जो भी कॉज है उनके सफरिंग का, हमें उनके साथ बहुत ही पोलाइटली सिंपैथी के साथ अच्छे से डील करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी भी ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जो उनकी एकदम उदास और अकेली लाइफ है, हमें उसे एकदम हैप्पी और कम लोनली कर देना चाहिए। सेकेंडली, वी हैव गॉट एडुकेट दिस चिल्ड्रन एंड हेल्प देम लिव यूजफुल लाइव्स। हमें उन्हें एडुकेट कराना चाहिए ताकि वो भी एक यूजफुल लाइफ जी सके। We should secure for them the benefits of education in school specialty intended for them. तो इनके लिए जो स्पेशल स्कूल्स हैं इनमें इन्हें एजुकेशन दिलानी चाहिए। We have to go to make them useful citizens by creating for them suitable opportunities to be employed. तो हमें उन्हें मतलब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के हमें उन्हें एक यूजफुल सिटीजन्स बनाना चाहिए। They will then have a sense of achievement and we can be happy that we have done our duty towards them. तभी उनमें एक अचीवमेंट की सेंस आएगी और हमें भी खुशी होगी कि हमने उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य था उसे पूरा किया। तो ये एक पैसेज था जिस पर रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। देखते हैं उनके आंसर्स क्या हैं। Whom do we see in our society? हम अपने सोसाइटी में किसे देखते हैं? We see a lot of physically handicapped people in our society. तो ये पहला ही आंसर है, पहली ही लाइन से ये आंसर लिखा गया है। हाउ शुड द हैंडीकैप्ड बी ट्रीटेड? हैंडीकैप्ड को कैसे ट्रीट करना चाहिए? द हैंडीकैप्ड शुड बी ट्रीटेड सिंपैथेटिकली एंड विद अंडरस्टैंडिंग। हाउ कैन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन बी मेड यूजफुल सिटीजन? कैसे हम हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को यूजफुल सिटीजन बना सकते हैं? हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन कैन बी मेड यूजफुल सिटीजन्स बाय एजुकेटिंग देम, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करा के, एंड क्रिएटिंग फॉर देम द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके। तो ये अभी सब कुछ आपने इस पैसेज में पढ़ा है। हाउ डू यू फील व्हेन वी डू आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द हैंडीकैप्ड? आपको कैसा लगेगा जब आप अपनी ड्यूटी हैंडीकैप्ड के टुवर्ड्स करोगे? व्हेन वी डू आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द हैंडीकैप्ड वी फील हैप्पी। फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनके एंटोनिम्स आपको पैसेज से ही ढूंढने हैं, क्रूअल और सैड। तो एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट, तो क्रूअल का हो जाएगा काइंड और सैड का हो जाएगा हैप्पी। गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए टाइटल देना है तो सुटेबल टाइटल हो जाएगा द हैंडीकैप्ड। जिसके भी बारे में हो वो हम टाइटल का नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ पैसेजेस गिवन हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको करने हैं। पैसेज 1, दिस इज पैसेज 2 और ये पैसेज 3। तो आपको ये तीनों पैसेजेस पढ़ने हैं और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सेकंड टॉपिक है इसमें हमारा लेटर राइटिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू राइट फ्रेंडली लेटर।
लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। आपने पहले भी पढ़ा है कि हम फ्रेंडली लेटर कैसे लिखते हैं, तो उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। लेटर दो टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। तो इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, जैसे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। इसमें आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे जिसको आप अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर फ्रेंड का नाम, माय डियर देव, you will be glad to know that my birthday falls on 15th April this year. My parents are very eager to celebrate this day on a grand scale. All of my friends have been invited to the occasion. There will be a program of music besides tea party. Some items of recreation have been arranged to entertain the guests in the function. So you are also cordially invited to take part in the celebration. I hope you will reach here certainly. Convey my regards to uncle and auntie and love to little Mishti. तो इस तरीके से आप बताएंगे कि कब आपका बर्थडे है, क्या आप उस पार्टी में करने वाले हैं, कहाँ पर आपकी पार्टी है और आप उसे इनवाइट करना चाहते हैं। फिर लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली, फिर आप अपना नाम लिखेंगे। ऐसे ही एक और है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशंस विद यू। अब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं और उसे बुला रहे हैं समर वेकेशंस में कि वो अपनी समर वेकेशंस आपके साथ स्पेंड करे। तो पहले एड्रेस, देन डेट, फिर फ्रेंड का नाम। माय डियर जय, thank you very much for your kind letter. You have not visited us for a long time. My mother remembers you very much. I request you to come here and spend your Dashera holidays with us. You will enjoy some nice programs that we are going to arrange. We shall go to see some interesting places as well. So please do come. I am waiting for you eagerly. Convey my regards to uncle and auntie and love to little Chintu. तो यहाँ पर भी आप लेटर लिखेंगे, इसमें आप बताएंगे कि आप कौन सी हॉलीडेज चाहते हैं कि वो आपके साथ स्पेंड करे, फिर आप उस टाइम पर क्या क्या करोगे, कहाँ जाओगे, वो सब आप मेंशन करेंगे। और फिर आप रिगार्ड्स देंगे अंकल आंटी को और उसका जो भी सिबलिंग है उन्हें, फिर थैंक यू, फिर सिंसियरली, फिर नाम। तो ये था इनफॉर्मल लेटर। अब हम देखते हैं फॉर्मल लेटर। फर्स्ट इज राइट अ लेटर टू द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ ब्रेनस्टोन पब्लिक स्कूल इनवाइटिंग हिम टू प्ले अ फ्रेंडली मैच विद योर टीम। अब आप ब्रेनस्टोन पब्लिक स्कूल का जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन को लेटर लिख रहे हैं, आप उसके साथ एक फ्रेंडली मैच करना चाहते हैं, आप और आपकी टीम। तो कैप्टन जिसको आप लिख रहे हैं का यहाँ पर नाम, फिर डियर सर, we wish to play a friendly match with your team on Sunday, the 20th instant. I, on behalf of my team, cordially invite you to play the match with us. फिर आप बताएंगे कि आप कब मैच खेलना चाहते हैं और कैसे आप इनवाइट कर रहे हैं। We propose to play match at 10 AM on our school playground. आप कहाँ पर मैच खेलना चाहते हैं, क्या टाइमिंग्स रहेंगे। If the date and time do not suit you, you may change them according to your convenience under intimation to us. I hope you will be kind enough to accept the invitation and let us have the pleasure of playing with your team. फिर आप लिखोगे कि आई होप कि हमें उम्मीद है आप हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करोगे और हमारे साथ खेलोगे। फिर थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, फिर नाम, फिर कैप्टन और फिर डेट। सेकेंड है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ स्कॉलरशिप। यहाँ पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपको स्कॉलरशिप दें। यहाँ पर प्रिंसिपल कौन सा स्कूल है, कौन सी जगह है, सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो वो मेंशन करोगे। आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओगे। माई फादर इज अ वॉचमैन इन अ फैक्ट्री एंड गेट्स 10,000 पर मंथ एज अ सैलरी। वी आर 6 members इन द फैमिली, 3 of them being the students of 5th, 6th and 8th classes। फिर आपको बताओगे आपके फादर कहाँ काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, कितना मुश्किल है आपके लिए स्कूल की फीस देना। आई हैव बीन अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड हैव बीन एंजॉइंग पुअर बॉय स्कॉलरशिप फॉर द लास्ट 7 years। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी स्कॉलरशिप दिस ईयर ऑल्सो। फिर आप बताओगे कि कैसे आपको अब तक स्कॉलरशिप मिल रही थी, क्योंकि आप एक ब्राइट चाइल्ड हो, ऐसे ही आपको इस साल भी चाहिए। I assure that I shall try my best to justify this favor by working hard. I shall be highly obliged to you for this act of kindness. फिर your obedient pupil, अपना नाम, अपनी क्लास और डेट।
नाउ टाइम टू आंसर, राइट द फॉलोइंग लेटर्स एंड शो योर टीचर। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपको लेटर्स लिखने हैं। थर्ड टॉपिक है स्टोरी राइटिंग। लेट्स क्विक रिवाइज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टू राइट अ गुड स्टोरी। तो कैसे हम एक अच्छी स्टोरी लिखते हैं उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें पढ़ते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड द गिवन आउटलाइंस क्लियरली। पहले तो हमें जो आउटलाइंस गिवन है उन्हें अच्छे से समझना चाहिए। वी शुड थिंक ऑफ ऑल द डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड टू फिल इन। फिर हमें सारी डिटेल्स सोचनी चाहिए जो हम उसमें फिल कर सकते हैं। वी शुड नॉट लीव एनी आउटलाइन। कोई आउटलाइन छोड़नी नहीं चाहिए। वी शुड डेवलप द स्टोरी वेल कनेक्टेड विद द क्लूज। हमें अच्छे से ऐसी स्टोरी डेवलप करनी चाहिए जो क्लूज के साथ कनेक्टेड हो। वी शुड यूज डायलॉग फॉर्म टू डेवलप आवर स्टोरी। स्टोरी लिखने के टाइम हमें डायलॉग्स की फॉर्म में लिखना चाहिए। वी शुड गिव अ क्लियर एंड इफेक्टिव कंक्लूजन टू द स्टोरी। और स्टोरी को जो कंक्लूजन हम दे वो एकदम क्लियर और इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब जो स्टोरी की एंडिंग है वो एकदम समझ में आनी चाहिए और थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। द गिवन आउटलाइंस हैव बीन यूज्ड टू राइट द स्टोरी दैट फॉलोज। तो यहाँ पर एक आउटलाइन है जिस पर बेस्ड एक स्टोरी लिखी है। Farmer had a hen which laid a golden egg every day. The farmer collected 14 eggs in a fortnight, became impatient, greed overtook his thought, wanted to become rich instantly, killed the hen. तो पहले तो आप ये देखिए कि जो अंडा है वो गोल्डन है, तो मतलब जो hen है वो गोल्डन होगी, तो हमने टाइटल दे दिया द गोल्डन hen। अब कैसे हम स्टोरी लिखेंगे? कृष्णा वॉज अ फार्मर, he was very poor, he lived in a village and led a miserable life. It so happened that for a fortnight he did not have to toil hard or work tirelessly to earn a living. He had luckily found a magical hen which laid a golden egg every day. He kept this secret well guarded from the villagers. He affectionately called it Golden Hen. एक किसान था जो बहुत गरीब था और वो एक बहुत ही मतलब बेकार सी लाइफ जीता था क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, 14 डेज तक उसे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी अपना पैसे कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे एक मैजिकल हेन मिली जो हर रोज एक सुनहरा अंडा देती थी और उसने ये सारी चीजें अपने गांव वालों से छुपा कर रखी थी, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया था? गोल्डन हेन। एवरी मॉर्निंग बिफोर द विलेजर्स woke up, he picked the golden egg and hid it carefully. हर रोज विलेजर्स के उठने से पहले वो अंडे उठा लेता और उन्हें छुपा देता। Within a fortnight, he has collected 14 eggs. 14 दिन में उसके पास 14 egg हो गए थे। The golden hen was looked after well and guarded by him all throughout the day. वो पूरे दिन उसका अच्छे से ध्यान रखता था। One day he was struck with an idea. एक दिन उसे एक आइडिया आया। He said to himself, this hen lays only one egg a day. तो वो उसने खुद से सोचा कि ये मुर्गी सिर्फ एक ही अंडा देती है दिन में। If I kill it, I can collect many eggs in one single day. फिर उसने सोचा कि अगर मैं इसे मार दूं तो एक ही दिन में बहुत सारे अंडे मिल जाएंगे। He wanted to become very rich instantly. उसे एकदम से अमीर बनना था। Greed overtook his thoughts and he lost his power to think rationally. अब उसे इतना लालच आ गया था कि वो कुछ सही गलत क्या है वो नहीं सोच पाया। He killed the hen only to discover but there were no eggs to be collected. उसने उस मुर्गी को मार दिया ताकि वो सारे अंडे एक ही बार में ले ले, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। He realized his mistake but it was too late to regret. अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ पर बहुत देर हो चुकी थी। तो इस तरीके से क्लूज की हेल्प से हम स्टोरी लिखते हैं। नाउ टाइम टू आंसर, रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज। तो यहाँ पर भी कुछ क्लूज गिवन है जिनसे आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। फोर्थ इज मैसेज राइटिंग। लेट्स क्विक रिवाइज द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। तो मैसेज कैसे लिखते हैं? अ मैसेज डज नॉट नीड एन एड्रेस। मैसेज को एड्रेस की नीड नहीं होती। Only a brief salutation should be given. सिर्फ एक brief salutation दिया जाता है, जैसे dear uncle. Time and date of receiving the message should be mentioned. मैसेज आपको कब मिला वो टाइम और डेट। Write the message clearly and accurately. मैसेज एकदम क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए। Do not add anything of your own. अपना खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए। Put your name, signature at the end of the message. मैसेज के नीचे अपना नाम और सिग्नेचर। कीप टू द वर्ड लिमिट के अंदर ही मैसेज लिखना चाहिए। ऑलवेज राइट द मैसेज इन रिपोर्टेड स्पीच। मैसेज हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में होना चाहिए। फ्रेजल फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सेंटेंसेस को आप फ्रेजल फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है मैसेज का। द फॉलोइंग इज अ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन बिटवीन रिया एंड भूमि। ये एक टेलीफोनिक कन्वर्जेशन है रिया और भूमि की।
रिया हैज सम वर्क इन ऑफिस एंड कैन नॉट मीट भूमि सिस्टर शिखा। रिया को कुछ काम है ऑफिस में, इसलिए वो भूमि की सिस्टर शिखा से नहीं मिल सकती। ही लीव्स अ मैसेज फॉर हर, इसलिए उसने मैसेज दिया है उसके लिए। राइट द मैसेज इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो आपको 40 वर्ड्स में मैसेज लिखना है। तो पहले तो हम कन्वर्जेशन पढ़ लेते हैं। रिया कहती है हेलो भूमि, हेलो कुड आई स्पीक शिखा। रिया, आई एम सॉरी शिखा इज नॉट एट होम, शी हैज गॉन टू हर डांस क्लास, आई एम हर सिस्टर रिया, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हर। Yes, I am her friend Bhumi. We were to meet in town hall today at 4 p.m. to do some shopping. But I have some urgent work in office and will be delayed. Could you tell her to meet me at 6 p.m. instead? I'll inform her as soon as she come back. Thank you. बाय। तो ये कन्वर्जेशन है। अब इससे हम मैसेज कैसे लिखेंगे। टेलीफोन कॉल आई थी भूमि की, इस तरीके से मैसेज लिखा। कब आई थी, डेट लिखी। फिर शिखा के लिए मैसेज है, तो शिखा भूमि rang up to say that she cannot meet you at town hall at 4 p.m. भूमि ने फोन किया था और उसने कहा कि वो तुमसे नहीं मिल सकती 4 बजे टाउन हॉल पर। He has some urgent work in office, उसे कुछ जरूरी काम है ऑफिस में। He wants you to meet there at 6 p.m. instead, तुम उसे 6 बजे मिलो। और रिया जिसने मैसेज लिखा उसका नाम। बिल्कुल सिंपल और कंसाइज हम मैसेज लिखते हैं, जितना जरूरी है उतनी इंफॉर्मेशन। नाउ टाइम टू आंसर। अब यहाँ पर कुछ मैसेज के टॉपिक्स हैं जिनसे आपको मैसेज लिखना है। नेक्स्ट है फिफ्थ, एडवर्टीजमेंट राइटिंग। एडवर्टीजमेंट्स हेल्प गिव इंफॉर्मेशन एज वेल एज पब्लिसाइज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। एडवर्टीजमेंट हमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं और हमारे गुड्स और प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज भी करते हैं। ए गुड एडवर्टीजमेंट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो एक अच्छे एडवर्टीजमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं। इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, जो एडवर्टीजमेंट है वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हम एकदम देखें और हमारी आंख वहीं रुक जाए। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव दो ब्रीफ एंड केयरफुली वर्डेड। जो एडवर्टीजमेंट है उसकी जो थॉट है वो एकदम ब्रीफ होनी चाहिए और उसमें जो वर्ड है वो एकदम बहुत ही ध्यान से लिखने चाहिए। इट मस्ट कंटेन द एडवर्टीजर्स नेम एंड एड्रेस, जिसने एडवर्टीजमेंट दिया है उसका नाम और एड्रेस उसमें होना चाहिए। विजुअल्स एंड स्लोगन्स में अपीयर ऑन पोस्टर बिगर स्पेस एडवर्टीजमेंट्स। विजुअल्स और स्लोगन्स बड़े बड़े जो पोस्टर होते हैं या जो बड़े स्पेस के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उन पर होते हैं। एडवर्टीजमेंट दैट अपीयर इन न्यूज़पेपर आर ईदर क्लासिफाइड और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स, दे शुड बी अट्रैक्टिव। तो जो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में होते हैं उन्हें हम क्लासिफाई या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए। ऑल क्लासिफाइड एड्स हैव अ डेफिनेट वर्ड लिमिट, जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं उनकी एक वर्ड लिमिट होती है। एंड अपीयर अंडर सेट हेडिंग्स सच एज सिचुएशंस, वैकेंट, मैट्रिमोनल, सेल एंड परचेज, प्रॉपर्टी, एजुकेशन एटसेट्रा। और वो कुछ सेट हेडिंग्स के अंदर ही होते हैं, जैसे सिचुएशंस वैकेंट, मैट्रिमोनियल में, सेल एंड परचेज में, प्रॉपर्टी में, एजुकेशन में। नाउ टाइम टू आंसर। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है। नेक्स्ट इज पोस्टर राइटिंग। पोस्टर्स आर मेड फॉर पब्लिसिटी और पब्लिक अवेयरनेस ऑफ सर्टेन इश्यूज। पोस्टर्स हम बनाते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ इश्यूज पर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट से अलग होता है। इट इज विजुअली वेरी अट्रैक्टिव एंड इज मेंट टू कैच द अटेंशन ऑफ द पीपल। ये विजुअली बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ताकि ये जल्दी से लोगों की अटेंशन को कैच करें। It is generally very brief, carries an illustration, picture or drawing which conveys the message better. ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ होते हैं, इनमें ज़्यादातर पिक्चर या ड्राइंग्स होती हैं जो मैसेज कन्वे करती हैं। मार्क्स आर गिवन इन द एग्जाम फॉर द लेआउट एंड द कंटेंट्स ऑफ द पोस्टर। जो मार्क्स दिए जाते हैं एग्जाम में वो पोस्टर के लेआउट और उस पर जो कंटेंट है उसके बेसिस पर दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए पोस्टर बनाते हुए। टॉपिक ऑफ द पोस्टर शुड बी वेरी क्लियर, जो भी टॉपिक है हमारे पोस्टर का वो एकदम क्लियर होना चाहिए। डिटेल्स रिलेटेड टू इट लाइक डेट, टाइम, वेन्यू एक्सेट्रा, उससे रिलेटेड जो भी डेट्स हैं वो मेंशन हो। कैची स्लोगन्स और सम अट्रैक्टिव वर्ड्स लाइक बोनांजा, धमाका एक्सेट्रा। कैची स्लोगन्स होने चाहिए या फिर कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स होने चाहिए, बोनांजा, धमाका, इस तरीके के, ताकि लोग एकदम से अट्रैक्ट हों। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जिसने भी इशू किया है वो स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी, मतलब जो पोस्टर अवेयरनेस है वो
किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो वो भी होना चाहिए। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए। पुटिंग द सब्जेक्ट मैटर इन विजुअली अपीलिंग सीक्वेंस, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसे आप बहुत ही विजुअली अपियरिंग बनाएं। लेआउट शुड बी आई कैचिंग, लेआउट एकदम आई कैचिंग होना चाहिए। लेटर्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, लेटर्स छोटे बड़े हो सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है उसे बड़े लेटर्स में लिखें, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसे छोटे लेटर्स में लिखें, तो लेटर्स का वेरिएशन भी हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये पोस्टर का हेडिंग है तो ये बड़ा है, यहाँ पे छोटा छोटा कंटेंट लिखा है, तो इस तरीके से। नाउ टाइम टू आंसर। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपको पोस्टर मेकिंग करना है। नेक्स्ट इज एसएमएस एंड ईमेल राइटिंग। टुडे इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है। वी यूज कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, हम कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं। वी वॉन्ट एवरीथिंग क्विक एंड फास्ट, हमें सब चीजें एकदम से चाहिए। SMS and email writing is the shortest and fastest way for sending and receiving messages worldwide in a blinking of eyes. तो SMS और emails बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स है जिसके थ्रू हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। SMS की फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। टुडे SMS इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, आजकल SMS का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मैसेज सेंड और रिसीव करने में। Hi, sis, waiting for you in the evening. Then we go to movie. Bye. तो देखिए कितना शॉर्ट में मैसेज को कंप्लीट किया है। Hi, Ankur, how are you? Thanks for your help yesterday. Bye. Hi, Neha. Don't see TV so much. Study hard for coming exams. Love you, dear Papa. Hi, Mom. Today I have extra class of music, so don't wait for me at lunch. See you in evening. Love you, Sam. Hi, friend. How are you? Can we meet tomorrow in morning? मैक। तो कितना शॉर्ट में हमने मैसेज को लिखा है। तो यहाँ पर वी मतलब WEV, यू, ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं। फॉर, सी, आर, देयर, देन, टॉम, टुमारो, ABT, अबाउट, सिस्टर, इवनिंग, टुडे, यस्टरडे, मॉर्निंग। आई एम श्योर ये शॉर्ट फॉर्म्स तो आपको पता होंगी। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग। You have already learnt a lot about writing a paragraph. Now quick revise। आपको पता है पैराग्राफ में हम सिर्फ important information लिखते हैं कुछ limited words में। जैसे पहले है my neighbor, Mr. Mani Prajapati is my neighbor. He's a surgeon. He lives next door to me. He's a man of good habits. He goes for a walk every morning. He never eats anything before going to the temple in the morning. I like him very much. He is kind and sympathetic. He is always ready to help others. He does not tell a lie and make false promises. He is a practical man and man of his words. He obliges others as much as possible. He fears good and speaks sweetly and softly. His clothes are always neat and clean. He is honest and sincere in his profession. I like him very much. तो अपने नेबर के बारे में लिखना है तो आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, वो क्या करते हैं, उनका नेचर क्या है, उनका डेली रूटीन क्या है, वो किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। इसी तरीके से मॉर्निंग वॉक की इंपॉर्टेंस बताएंगे, मॉर्निंग वॉक से क्या होता है, क्यों करनी चाहिए, इसमें आप ये बताएंगे। नाउ टाइम टू आंसर। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक्स। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट इज एसे राइटिंग। स्टडी द फॉलोइंग एसेज केयरफुली। कुछ एसेज यहाँ पर गिवन है, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट इज हेल्थ इज वेल्थ। हमारी जो हेल्थ है वो ही हमारे लिए वेल्थ है। हेल्थ इज वेल्थ इज अ ट्रू एंड मीनिंगफुल प्रोवर्ब। ये एक बहुत ही सच्ची और मीनिंगफुल प्रोवर्ब है। ऑल मटीरियल वेल्थ आर मीनिंगफुल इफ वन हैज गुड हेल्थ। क्योंकि अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ है तो हमारे पास ये समझिए सारी मटेरियल वेल्थ, हम जो भी हमारे पास पैसा है या सब कुछ है, हम वो हमारे लिए यूजफुल है। बट इन द एब्सेंस ऑफ गुड हेल्थ ऑल आर यूजलेस। और अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार। यू मे हैव अनलिमिटेड मनी, प्रॉपर्टी, नॉलेज, फेम एंड सो ऑन, बट यू कांट एंजॉय एनी ऑफ देम विदाउट गुड हेल्थ। आपके पास कितना भी पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, नॉलेज हो, बट अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते। A poor man who has none of these things enjoy his life well if he has a good health. अगर कोई गरीब आदमी है, उसके पास हेल्थ अच्छी है और बाकी चीजें नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। He takes a sound sleep even on the hard bed of ground, क्योंकि वो जमीन पर भी एक सुकून वाली नींद
सो सकता है. But a rich man having all luxuries, soft cushions, soft pillow, air conditioners and servants to attend has no sleep and cries in restlessness if he is suffering from any ailment. So all his wealths are useless. और अगर कोई rich है और उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसका सारा पैसा, अच्छे अच्छे कुशंस, लग्जरी जो लाइफ है, एसीज हैं, सर्वेंट्स हैं, वो सब बेकार. तो गुड हेल्थ इज द मोस्ट प्रेशियस पोजेशन. तो गुड हेल्थ सबसे ज्यादा कीमती है. इट इज ऑल्सो ट्रूली सेड दैट हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी. If you are healthy, you can do any physical, mental, religious or spiritual work. So good health is a blessing, but bad health is a curse. ये कहा भी गया है कि जो हेल्दी माइंड है वो हेल्दी बॉडी में ही रहता है. तो अगर आपकी हेल्दी बॉडी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो. तो गुड हेल्थ एक ब्लेसिंग है और बैड हेल्थ एक कर्स है. तो एवरी वन ऑफ अस शुड ट्राई टू मेंटेन गुड हेल्थ. इसलिए हमें गुड हेल्थ मेंटेन करके रखनी चाहिए. तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं गुड हेल्थ के लिए? फॉर गुड हेल्थ वी शुड हैव न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए. वी शुड अवॉइड एक्सेस ईटिंग. वी शुड ईट टू लिव एंड शुड नॉट लिव टू ईट. अ लिटिल फूड कीप्स यू फ्रेश एंड एक्टिव. साउंड स्लीप कम्स ऑफ अ लाइट स्टमक. तो हमें न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ये नहीं कि खाने के लिए जीना चाहिए. थोड़े से फूड से हम फ्रेश और एक्टिव रहते हैं और हमें नींद भी अच्छी आती है. We should live in healthy atmosphere where there is cleanliness and fresh air everywhere. We should have a morning walk in fresh air. Walking is a good exercise. We should take some other exercise or yoga daily. Exercise also keeps our body fit and active. We should have a sound sleep also. हमें अच्छी जगह पर साफ सुथरे एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए. हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए ताकि हमें फ्रेश एयर मिले. हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिट और एक्टिव रहे. Work, whether of brain or bodies, is beneficial and health giving, but our work should be without friction. There should be no tension in our mind. हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमारा बॉडी और माइंड दोनों हैप्पी हो, खुश हो, रिलैक्स हो. कभी भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए. वी शुड अवॉइड ओवरवर्क और वर्क टिल लेट आवर्स. बहुत देर रात तक काम करना या बहुत ज़्यादा काम करना हमें अवॉइड करना चाहिए. वी शुड रिमेंबर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अर्ली टू बेड, जल्दी सोना और जल्दी उठना, उसी से इंसान वेल्दी और वाइज बनता है. डिजीजेस कम्स टू दोज हु इन्वाइटेड. बीमारियां भी उन्हीं को आती हैं जो उन्हें इन्वाइट करते हैं. So we should avoid the things which are harmful for our health, such as smoking, eating too much, eating unhygienic or fast food, irregular habits, lack of exercise, etc. तो इसीलिए हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं. स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा खाना, अनहाइजीनिक या फास्ट फूड खाना, गंदी आदतें और लैक ऑफ एक्सरसाइज. इसी तरीके से कुछ और टॉपिक्स भी हैं जैसे लाइफ इन इंडिया स्लम्स. इंडियाज के जो स्लम एरियाज हैं वहां पर लोगों की लाइफ कैसी है. हाउ टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. कैसे हमें लॉन्ग लाइफ सर्वाइव करनी चाहिए, कैसे हम लंबी लाइफ जी सकते हैं. मोबाइल फोन्स यूजेस एंड मिस यूजेस. मोबाइल फोन के क्या यूजेस हैं और क्या मिस यूजेस हैं, कैसे हमारे लिए ज़रूरी हैं और कैसे लोग उसका मिस यूज़ करते हैं, गलत फ़ायदा उठा लेते हैं. नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? जिसमें लोगों को फिजिकली मतलब जिसमें लोगों को परेशान किया जाता है किसी डिमांड के लिए, उसे कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस. जिसमें किसी को बीट किया जाता है, हिट किया जाता है या उसे टॉर्चर किया जाता है फिजिकली, तो वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस. एक है वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्यों पानी को सेव करना चाहिए, कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं. हैजार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स. पॉलीथीन बैग्स को यूज़ करने के क्या नुकसान हैं, तो क्यों हमें पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए और उनकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स पर आप एसेज रीड आउट करेंगे और उन्हें समझेंगे. नाउ टाइम टू आंसर. राइट द एसेज ऑन द गिवन टॉपिक्स. और उन सारे टॉपिक्स पर एसेज पढ़कर समझकर फिर यहाँ पर जो टॉपिक्स गिवन है उन पर आप एसेज लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 21 यहाँ फिनिश हो गया है. होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.